हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने 1D के कंपेंडियम से न्यूमेरिकल शुरू किए थे। तो उसमें अभी तक हमने 13 तक न्यूमेरिकल किए थे। तो उसके बाद अब आज हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। तो इसमें यह बात बताई गई है कि ए बॉल इज़ ड्रॉप्ड वर्टिकली एंड अनदर बॉल क्यू इज़ थ्रोन हॉरिजॉन्टली विथ सम वेलोसिटीज फ्रॉम द same height and at the same time. If air resistance is neglected, then ball P will reach the ground first, ball Q will reach the ground first, both reach the ground at the same time. The respective masses of the two balls will decide the time. तो इस क्वेश्चन में ये बात बताई गई है कि एक ही हाइट से दो बॉल्स जो हैं उनको फेंका जाता है। पी बॉल को सिर्फ ड्रॉप किया जाता है और क्यू बॉल जो है उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी से फेंका जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए कौन सी बॉल पहले पहुंचेगी। पहले ऑप्शन में बताया कि पी बॉल पहले पहुंचेगी, दूसरे में कहा क्यू पहले पहुंचेगी, तीसरे ऑप्शन में बताया कि दोनों बॉल्स सेम टाइम पर ग्राउंड पर पहुंचेंगी, और चौथे ऑप्शन में ये बात बताई हुई है कि इनका मास डिसाइड करेगा कि कौन सी बॉल पहले पहुंचेगी। तो जैसा आप लोगों को पता है कि जो बॉल को हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका था, वो जो वेलोसिटी हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी थी वो सिर्फ किस काम आएगी, बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाने के लिए। लेकिन नीचे ले जाने के लिए दोनों की वेलोसिटी जो है वो डिसाइड करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसलिए क्योंकि दोनों को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर लगेगी, इसलिए दोनों को टाइम नीचे पहुंचने के लिए बराबर लगेगा और दोनों बॉल्स जो हैं सेम टाइम पर ग्राउंड पर पहुंचेंगी। इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर टचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड्स, द हाइट ऑफ द टावर इज अबाउट। तो हाइट पूछिए टावर की कितनी है। एक स्टोन को वहाँ से ड्रॉप किया जाता है और स्टोन ग्राउंड पर पहुँचता है 4 सेकंड में। तो हाइट किसके बराबर हो जाएगी। हाइट विल बी इक्वल टू, जैसे हम कहते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस के बदले एच आ गया, तो इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है क्योंकि बॉडी को ड्रॉप किया गया है। तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी के बदले आप यहाँ पर 10 भी ले सकते हो जी, तो टी का स्क्वायर, टी इज़ योर 4 का स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू 16। तो ये कैंसिल हो जाता है 8 से, तो आपके पास बन जाएगा 80 मीटर। तो इसमें हमारा आंसर जो है 80 मीटर आ जाता है, यानी फर्स्ट आंसर इज़ करेक्ट। तो 80 मीटर इज़ द आंसर। तो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। टाइम टेकन बाई एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट टू कवर द हाइट h1 एंड h2 रिस्पेक्टिवली, t1 एंड t2, देन द रेशो ऑफ देयर टाइम इज़। तो दो बॉडीज़ हैं, तो उनको h1 और h2 हाइट से गिरने के लिए जो टाइम लगता है वो लगता है t1 और t2। जब उस बॉडी को गिराया जाता है h1 हाइट से तो टाइम लगता है t1, और जब h2 हाइट से गिराया जाता है तो टाइम लगता है t2। हमने टाइम की रेशो बतानी है क्या होगी। तो पहले केस में h1 जो है वो आपको पता है किसके बराबर हो जाएगा। h1 विल बी इक्वल टू, जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी तो ज़ीरो हो गया क्योंकि बॉडी को ड्रॉप किया गया है, तो प्लस हाफ जी t1 का स्क्वायर। और दूसरे केस में हाइट जो हो जाएगी दैट इज़ 1/2 जी t2 का स्क्वायर। तो अगर हम इनको आपस में डिवाइड कर देंगे, हमारे पास बनेगा t1 का स्क्वायर अपॉन t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू h1 अपॉन h2, विच मीन्स t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू रूट ऑफ h1 अपॉन रूट ऑफ h2। ठीक है, तो इस तरीके से, या ये भी बात कही जा सकती है दैट t1 इज टू t2 इज इक्वल टू रूट ऑफ h1 इज टू रूट ऑफ h2। तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड इसमें सही बन जाता है। सेकंड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड है वो सही ऑप्शन बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा हुआ है ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सेलरेशन ए वर्सेस टाइम टी ग्राफ इज एज शोन इन फिगर। तो ग्राफ में आपको एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ जो है वो दिखाया गया है। तो पूछा क्या गया है, पूछा द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया बनता है वो हमेशा हमें डिस्टेंस के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस टाइम जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है उसके नीचे जो एरिया है वो हमें वेलोसिटी बताता है। तो चलिए देखते हैं कितना एरिया बनता है। हाइट है 10, ये जो ट्राइंगल बन रही है हाइट है 10 और जो इसका बेस है वो है 11। तो हम देखते हैं एरिया किसके बराबर बन रहा है। एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू 11। तो ये 5 से कैंसिल हो जाता है, दिस इज़ इक्वल टू 55। तो इसमें हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 55 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बन रहा है। सेकंड ऑप्शन में 55 मीटर पर सेकंड जो है ये बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ये बात बताई हुई है, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विथ टाइम मूविंग along द स्ट्रेट लाइन is illustrated in the following figure. The distance traveled by the particle in 4 seconds is। तो हमें ग्राफ बताया गया है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। हमसे ये बात कही गई है कि आप बताइए कि बॉडी 4 सेकंड तक डिस्टेंस कितना कवर करती है। जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ होता है वो हमेशा हमें बताता है किसके बारे में, वो हमेशा हमें बताता है डिस्टेंस के बारे में। तो पहले हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, तो ट्राइंगल का हम देख लेते हैं एरिया कितना होता है। ट्राइंगल इसकी हाइट बन रही है 20 और इसकी जो बेस बन रहा है वो बन रहा है 1 के बराबर। तो पहले जो ट्राइंगल बन रही है उसका एरिया बनेगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 20 इंटू 1। तो ये बन जाता है 10 के बराबर, दिस विल बी इक्वल टू 10। नेक्स्ट आ जाता है एक रेक्टेंगल 1 से लेकर 2 तक जो बन रही है 1 सेकंड से 2 सेकंड तक। तो उसकी बेस तो उसका भी 1 है लेकिन उसकी हाइट बन रही है 20। तो इसका मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट विल बी इक्वल टू 20। उसके बाद नेक्स्ट 2 से लेकर 3 तक एक ट्रेपीजियम बन रही है। तो उसकी जो पैरेलल साइड्स हैं, एक की लेंथ है 20 और एक की है 10। तो डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई जितनी इसकी विड्थ है 2 से लेकर 3 तक, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा 30/2 एंड दैट इज इक्वल टू 15। और लास्ट में 3 से लेकर 4 तक एक हमारे पास रेक्टेंगल है, हाइट है 10 और विड्थ है 1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 10 इंटू 1 दैट इज़ इक्वल टू 10। तो इसको टोटल मिलाकर एरिया को देखा जाए तो ये हमारे पास बन जाता है 55। तो ये 55 मीटर जो है इसका एरिया बन जाएगा। तो इसलिए हमारे पास इसमें जो ऑप्शन सही बन रहा है वो ऑप्शन हमारा बन रहा है सेकंड, 55 मीटर। 55 मीटर विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। इसी तरह से एक ग्राफ हमें दिया गया है डिस्प्लेसमेंट एक्स और टाइम टी के बीच में। तो एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बताया गया है। तो हमसे पूछा हुआ है कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी ओ से लेकर ए तक, ए से लेकर बी तक, बी से सी और सी से डी। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर हम कभी भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, एक तरफ टाइम है एक तरफ डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम इनके बीच में ग्राफ बनाएं तो ग्राफ अगर हमारा ऐसा बने तो इसका मतलब बॉडी मूव ही नहीं कर रही क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन तो नेचुरली ज़ीरो होगी। अगर हम इसमें एक ग्राफ जो है हमारे पास इस टाइप का बन जाता है, एक तरफ पोजीशन एक तरफ टाइम, तो उस केस में अगर हमारे पास ग्राफ बन जाता है सपोज कर लीजिए इस टाइप का स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब ये है इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल चेंजेस इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट मीन्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म।
अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो एक्सेलरेशन होती है ज़ीरो। अगर हमारे पास ग्राफ बन जाता है इस टाइप का, सपोज कर लीजिए एक तरफ टाइम है एक तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर हमारे पास ग्राफ बन जाता है इस टाइप का, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्योंकि एक्सेलरेशन उसकी बढ़ रही है। पहले बॉडी जो है स्लो चल रही थी, उसकी पोजीशन में कम चेंज आ रही थी, बाद में कर्व जो है पोजीशन की तरफ तेज़ी से चलना शुरू हो गई। वो तभी होगा जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी टाइम के साथ साथ, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और अगर कभी ग्राफ आपके पास इस तरह का बन जाता है टाइम और पोजीशन के बीच में, मान लीजिए इस टाइप का ग्राफ बन जाता है, तो ये जो ग्राफ होता है ये आपको हमेशा बताएगा किसके लिए, ये वाला ग्राफ आपको बताता है कि जो एक्सेलरेशन है वो है नेगेटिव। ये ग्राफ आपको बताता है कि एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव, इस तरह का ग्राफ। ठीक है, तो इसमें पोजीशन पहले ज़्यादा तेज़ चेंज हो रही थी, बाद में कम चेंज होना शुरू हो गई। तो चलिए इसी के हिसाब से अब हम अपने ग्राफ को जो क्वेश्चन नंबर 19 में है उसको स्टडी करते हैं। पहले ओ से लेकर ए तक कौन सा ग्राफ बन रहा है हमारा, इस टाइप का ग्राफ बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उस केस में हमारे जो एक्सेलरेशन है वो है नेगेटिव, पहले नेगेटिव आ गई, फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि ए से बी एक इस तरह की कर्व बन रही है सीधी लाइन, तो इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो। फिर उसके बाद बी से सी जो है ना वो इस टाइप का ग्राफ हमारे पास बन रहा है, इस टाइप का, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है पॉजिटिव। तो उसके बाद सी से डी तक हमारे पास इस टाइप की एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। तो इसमें हमसे जो ऑप्शंस चुनने के लिए कहा गया था कि ओ ए बी बी सी सी डी, तो इसमें हमारा कौन सा आंसर बन रहा है, हमारा बन रहा था नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव एंड ज़ीरो। तो इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही बन रहा है। तो इस तरीके से सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, सेकंड विल बी द आंसर। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर जो बात पूछी गई है, ए लिफ्ट इज़ गोइंग अप, द वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ द लिफ्ट इज़ एज गिवन इन द ग्राफ, व्हाट इज़ द हाइट टू विच द लिफ्ट टेक द पैसेंजर्स। तो एक लिफ्ट जो है उसकी वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ में बनाकर बताया हुआ है, और पूछा ये गया है कि आप बताइए कि लिफ्ट जो है वो पैसेंजर्स को कितनी हाइट तक लेकर जाएगी। हाइट का मतलब हो गया डिस्टेंस कितना कवर करेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो डिस्टेंस जो होता है दैट इज़ एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर आप देखोगे इसमें पहली जो ट्राइंगल बन रही है, तो जैसे यहाँ पर 10 से लेकर 12 तक है ना, तो 2 सेकंड, तो यहाँ पर भी उतना ही डिस्टेंस है 10 से 0 से लेकर 2 तक, तो 0 से लेकर 2 तक, लेकिन उस वक्त हमारे पास वेलोसिटी कितनी है 3.6 है। तो इसलिए पहले जो ट्राइंगल बन रही है उसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा, इट्स एरिया विल बी इक्वल टू 1/2, बेस इज़ 2 एंड हाइट इज़ 3.6, तो ये बन जाता है 3.6। इसी तरह से नेक्स्ट एक रेक्टेंगल बन जाती है, वो बन गई 2 से लेकर 10 तक, 2 से 10 तक टाइम हो गया यानी 8 सेकंड टाइम हो गया, लेकिन हाइट तो 3.6 है। तो सेकंड केस में 3.6 इंटू 8 एंड दैट विल बिकम, अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास बन जाता है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दिस इज़ 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड दैट गिव्स अस 28.8 आ जाता है। और लास्ट में हमारे पास एक और ट्राइंगल बन रही है 10 से लेकर 12 तक, तो फिर से हमारे पास जो इसका बेस है दैट इज़ 2, लेकिन हाइट जो है दैट इज़ इक्वल टू 3.6 इंटू 3.6, लेकिन ट्राइंगल है इसलिए साथ में 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे एंड अगेन इट इज़ 3.6। अगर हम इन सब को ऐड कर लें तो हमारे पास 3.6 आ जाता है, प्लस 3.6 आ जाता है, प्लस 28.8 आ जाता है। तो इसको अगर हम करें तो दिस बिकम्स टोटल इक्वल टू 36.0, ये 36.0 बन जाता है। तो 36.0 जो है वो हमारा इसमें आंसर बन जाएगा। तो दैट मीन्स आंसर नंबर 3,
तीसरा आंसर जो है वो हमारा सही आंसर बन जाएगा, दैट इज़ 36.0। उसके बाद हमें क्या बताया गया है कि उसके बाद नेक्स्ट हमें एक कर्व दी गई है क्वेश्चन नंबर 21 में। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। तो नेगेटिव कौन से पॉइंट पर हो जाएगी? अगर हम ये देखना चाहें कि इसमें ये जो एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव कहाँ पर हो जाएगी, तो वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। आपको पता है कि जहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें मिलती कैसे है? जिस पॉइंट का हमें कहा हो, जहाँ पर हमें जिस पॉइंट पर हमें वेलोसिटी ढूंढने के लिए कहा हो, उस पॉइंट के ऊपर हम एक टेंजेंट बनाते हैं। तो अगर हम सी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाएंगे तो बनेगा ऐसे ऊपर को। अगर डी पर बनाएंगे तो ये भी तकरीबन ऊपर को ही बन रहा है। तो इसको मैं दोबारा बनाता हूँ। तो डी पॉइंट पर तकरीबन इस तरह का बन जाएगा, इस तरह का ऐसे बन जाएगा। लेकिन ई पॉइंट पर बनाएंगे वो बनता है नीचे की ओर, नीचे की ओर। और इस पे एफ पॉइंट पर बनाएंगे वो ऊपर को बनता है। तो इसमें सिर्फ ई पॉइंट पर टेंजेंट जो है वो नीचे को जा रहा है। नीचे को जाने का मतलब ये है कि यहाँ पर नेगेटिव जो वेलोसिटी है वो सिर्फ ई पॉइंट के ऊपर है। तो हमारा आंसर इसमें ई आ जाएगा। ई विल बी आवर आंसर। तो ई पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो नीचे की ओर आता है, यानी उसकी वेलोसिटी जो है वो हो जाती है नेगेटिव। नेगेटिव वेलोसिटी आती है ई पॉइंट के ऊपर। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें ये पूछा हुआ है ए ट्रेन मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इन 2 hours टाइम। इट्स स्पीड टाइम ग्राफ ड्यूरिंग द मोशन इज शोन इन फिगर। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द जर्नी इज। इसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसके बराबर है? सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमें पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पर है। आपको पता है कि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है उसकी स्लोप हमें बताती है एक्सेलरेशन के बारे में। तो यहाँ पर स्लोप सबसे ज़्यादा बन रही है सी से लेकर डी तक। तो सी से डी तक कर्व सीधा ऊपर को जा रही है। तो इसका मतलब इसी पोर्शन में सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ई पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 20 स्पीड को, और जो डी पॉइंट है वो कर रहा है 60 को। तो इसका मतलब ई से लेकर डी तक स्पीड की चेंज कितनी है? दैट इज़ 60 माइनस 20, दैट इज़ इक्वल टू 40। तो 40 जो है दैट इज़ चेंज इन स्पीड। लेकिन टाइम इसमें कितना लगता है? आप देखिए कि हर एक पॉइंट जो है, जैसे 0.75 के बाद आता है 1 के बाद आएगा 1.25। तो मतलब 0.25 का मतलब होता है 0.25 का मतलब होता है 1/4। 0.25 का मतलब होता है 1/4 ऑफ ए आर, 1/4 ऑफ एन आर। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें इट बिकम्स 160 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि 40 की चेंज आई वेलोसिटी में कितनी देर में? 1 घंटे के चौथे हिस्से में, 0.25 आवर में। तो इस तरीके से ये हमारे पास बन जाता है। ये हमारे पास इसकी जो हमसे पूछा था मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी है, तो 160 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, 160 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, यानी सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये पूछा हुआ है द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज़ शोन बिलो। तो एक ग्राफ हमें बताया गया है एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में। तो इसके हिसाब से वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? देखिए, इसमें एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ पहले बन रहा है एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब इक्वल चेंजेस, इसमें एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन में इक्वल चेंजेस हो रही हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्मली बढ़ रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्मली बढ़ रही है टाइम के हिसाब से।
एक्सेलरेशन के बढ़ने का मतलब होता है कि वेलोसिटी की जो कर्व बनेगी, मैंने आपको पहले भी बनाकर बताई थी, वेलोसिटी की कर्व हमेशा इस तरह से बनती है। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्म बढ़ रही है टाइम के हिसाब से, तो इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी जो है वो ऐसे बन जाएगी। उसके बाद जो लाइन है वो सीधा नीचे को आ रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब हो गया कि दैट मीन्स कि वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्म। तो वेलोसिटी इस तरह से बन जाएगी। तो इसका मतलब हमारा जो थर्ड आंसर है वो बिल्कुल सही बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि जो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ हमें दिया गया था उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा बनता है, तो हमने देखा थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो आज हम ये यहाँ तक ही रखेंगे। तो इससे आगे के क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन नंबर 24 से अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।